हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और हम लोग जो यहां पे कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी यानी क्लास 12th की एनसीईआरटी जो बायोलॉजी चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। हमारा इसमें हमारा जो अगला पार्ट है पार्ट नंबर 8 अनुवांशिकी का मूल सिद्धांत। बाकी आपको चैप्टर 1 से लेके 5वीं तक पूरा कंप्लीट आपको बना दिया गया है। कुछ चैप्टरों को आपके प्लेलिस्ट में जोड़ा गया है, साथ ही और चैप्टरों को जोड़ा जा रहा है। जाके पूरा चैनल को वॉच कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए ये सब, क्योंकि ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट जैसी परीक्षाओं में यदि एग्ज़ाम देंगे तो ये सब आपको बहुत ही उसमें हेल्प करेंगी, ठीक है ना। तो हमारा इसमें है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, या फिर इसे ही हम लोग कहते हैं हिंदी में अनुवांशिकी का मूल सिद्धांत। अनुवांशिकी का मूल सिद्धांत, और जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा का तात्पर्य यह होता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में आपको बताया हूँ डीएनए क्या होता है। हमारे क्या है, ये हमारा है डीएनए, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डीएनए। और डीएनए क्या होता है, डीएनए हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है अनुलेखन। डीएनए में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए बनाएगा। जो डीएनए होता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है, हमारा मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, जिसके द्वारा कोई भी अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हमारा स्थानांतरण करने में कार्य करता है, ठीक ना। और एमआरएनए के द्वारा क्या बनता है हमारा, एमआरएनए के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन की सहायता से, इसके द्वारा ट्रांसक्रिप्शन की सहायता से क्या हमारा बनता है, वो हमारा बनता है प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसी को हम लोग अनुवांशिकी का मूल सिद्धांत कहते हैं। तो याद रखिएगा, अनुवांशिकी का मूल सिद्धांत क्या होता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए और एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होना ही अनुवांशिकी का मूल सिद्धांत कहलाता है। आपको पता होगा जीव शरीर की सभी जैविक क्रियाएं एंजाइमों पर नियंत्रण है। यदि आपकी कोई भी क्रिया हो रही है आपकी बॉडी में, तो किस पे आपके डाल रही है, वो आपके डाल रही है हमारी एंजाइमों पर। अगर एंजाइम ही कोई भी हमारी बॉडी की क्रिया को संपन्न कराने में क्या कर रहे हैं, कार्यरत है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारा अगर कोई बोल दे कि बोल दिया जाता है, चलिए बताइए हमारा अनुवांशिकी का मूल सिद्धांत क्या होता है, या फिर दे देता है अनुवांशिकी का यानी कि सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या होता है, तो आपको सीधा बता देना है कि डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए और एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होना ही अनुवांशिकी का मूल सिद्धांत कहलाता है, यानी कि सेंट्रल डोग्मा कहलाता है ना। और सबसे खोज पहले किसकी थी, तो इसकी अनुलेखन द्वारा प्रोटीन संश्लेषण को प्रेषित करता है। सर्वप्रथम इसके बारे में मत दिए थे, वो दिए थे हमारे क्रिक ने 1958 ईस्वी में दिया था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इस नियम को सर्वप्रथम क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सन 1958 ईस्वी में बताया था। अब आपको बोलना होगा कि सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या होता है, तो सीधा लिखिएगा, डीएनए के अनुलेखन द्वारा। अभी आपको बता दें कि हमारा अनुलेखन होता क्या, इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। अनुलेखन मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए तथा
तथा mRNA का अनुलेखन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होना सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा वहाँ पे सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे उन जीवों में जिनमें डीएनए का अभाव होता है। या फिर अगर दूसरी परिभाषा बोला जाए तो सीधा लिखने देना, यहाँ पे क्या लिखेंगे? उन जीवों में जिसमें डीएनए का क्या होता है? अभाव होता है। उन जीवों में जिसमें डीएनए का अभाव होता है, डीएनए का अभाव होता है। आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्लों तथा प्रोटीन का पारस्परिक संबंध न्यूक्लिक अम्लों तथा प्रोटीन का पारस्परिक संबंध सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग सेंट्रल डोग्मा का नाम दिए हुए हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। और अनुलेखन के द्वारा, अगर बात करेंगे अनुलेखन के द्वारा ही प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सूचनाओं को क्या करता है? प्रेषित करता है। ठीक है ना, इतना हम लोग याद रखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। तो सीधा बता दे रहा है कि उन जीवों में जिसमें डीएनए का अभाव होता है, आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्लों तथा प्रोटीन का पारस्परिक संबंध सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है जीन तथा जीन अभिव्यक्ति। जीन तथा जीन अभिव्यक्ति हमारी क्या होती है? ठीक है ना। जीन तथा जीन अभिव्यक्ति क्या होती है? कोई बोल दे कि चलिए बताइए जीन क्या है और जीन अभिव्यक्ति क्या है, तो आपको एकदम सिंपल भाषा में बताना है। जीन तथा जीन अभिव्यक्ति, जीन हमारा क्या होता है? अनुवांशिकता की वह इकाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होती है, उसे जीन कहते हैं। क्या लिखेंगे? अनुवांशिकता की वह इकाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होती है, जीन कहते हैं। और जीन को ही मेंडल ने अनुवांशिक कारक कहा था। इसको क्या कहता है बोला था? तो बोले थे हमारे अनुवांशिक कारक। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अनुवांशिकता की वह इकाई, अनुवांशिकता की वह इकाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होती है, उसे जीन कहते हैं। तो जीन किसे कहते हैं? याद रखिएगा। अनुवांशिकता की है एक ऐसी इकाई होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती रहती है? संचारित होती रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है ना। और इसी जीन को मेंडल ने अनुवांशिकी कारक कहा था। मेंडल ने इसी जीन को अनुवांशिकी
अनुवांशिकी कारक शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना। इतना आप लोग याद रखिएगा। और जो जीन होते हैं, जीन सक्रिय डीएनए के खंडों से बना होता है। और यह जीन किससे बना होता है, तो लिख सकते हैं जीन सक्रिय डीएनए के खंडों से बना होता है। डीएनए के सक्रिय खंडों से बना होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो जीन किससे बना होता है, तो जीन हमारा सक्रिय डीएनए के खंडों से मिलकर बना होता है। अब आता है जीन अभिव्यक्ति। जीन अभिव्यक्ति हमारी क्या होती है, तो यहाँ पे जीन अभिव्यक्ति आती है। चलिए जीन अभिव्यक्ति कोई बोले कि चलिए बताइए भैया जीन अभिव्यक्ति परिभाषा क्या होती है, तो आपको सिंपल वे में बता देना है कि जीन अभिव्यक्ति की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए हेडिंग ही बना लेते हैं हम लोग, जीन अभिव्यक्ति, ताकि आपको समझ में आए ना। वो जीन था और हमारा नेक्स्ट क्या है, वो है हमारा जीन अभिव्यक्ति। ये जीन अभिव्यक्ति होती क्या है, तो जीन अभिव्यक्ति जो होती है वह विधि जिसके द्वारा जीन अपने लक्षण प्रारूप प्रकट करते हैं, उसे हम लोग जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। तो जीन अभिव्यक्ति क्या होती है, जीन अभिव्यक्ति यह एक ऐसी विधि होती है जिसके कारण जो जीन होते हैं अपने लक्षण प्रारूपों को प्रकट करते हैं, उसे जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी लिख सकते हैं वह विधि जिसके द्वारा जीन अपनी लक्षण प्रारूप को प्रकट करते हैं, उसे जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। याद रखिएगा, जीन अभिव्यक्ति क्या होती है, वह विधि जिसके द्वारा जीन अपनी लक्षण प्रारूप को प्रकट करते हैं, उसे जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। कोशिकाएं में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं प्रोटीन पाई जाती है और इन कोशिकाओं की विभिन्न उपापचयी क्रियाएं विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं, इसके द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। याद रखिएगा, जो कोशिकाएं होती है उसमें विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक क्या पाए जाते हैं, हमारे प्रोटीन पाए जाते हैं। और इनकी जो उपापचयी क्रिया होती है वो किसके द्वारा होगी, वो हमारे एंजाइम के द्वारा होगी, क्योंकि उसमें पचना भी तो चाहिए ना। जीन अथवा डीएनए में संकलित सूचनाओं के द्वारा कोशिकाओं की विभिन्न क्रियाओं का जो नियमन होता है वह हमारा जीन अभिव्यक्ति कहलाता है। या फिर हम लिख सकते हैं जीन अथवा डीएनए में, जीन या डीएनए में दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा हमारी क्या होगी, जीन या डीएनए में संकलित सूचनाओं के द्वारा, जीन या डीएनए में संकलित सूचनाओं के द्वारा कोशिकाओं की विभिन्न क्रियाओं का नियमन द्वारा कोशिकाओं की विभिन्न क्रियाओं का नियमन ही जीन अभिव्यक्ति कहलाता है। नियमन ही जीन अभिव्यक्ति कहलाता है, ठीक है ना। और जो जीन अभिव्यक्ति का अध्ययन तीन चरणों में कर सकते हैं। जीन अभिव्यक्ति का चरण हम लोग अगर क्या करना चाहें उसका,
वर्णन करना चाहे, अध्ययन या फिर स्टडी करना चाहे तो 3 चरणों में कर सकते हैं। 3 चरण कौन कौन से आप फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे? जिन अभिव्यक्ति का अध्ययन 3 चरणों में करते हैं। 3 चरणों में करते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ गया तो लिख दीजिएगा। कितने चरणों में करते हैं? 3 चरणों में। कौन कौन से चरण होते हैं? पहला होता है डीएनए से आरएनए में सूचनाओं का अनुलेखन। पहला होता है डीएनए से आरएनए में सूचनाओं का अनुलेखन पहला हो गया। दूसरा क्या है? अनुवांशिक कूट। दूसरा क्या है? अनुवांशिक कूट के द्वारा। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका आरएनए में निहित सूचनाओं का पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अनुवाद। आरएनए में निहित सूचनाओं का पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अनुवाद। तो ये आपके 3 प्रकार के हैं। तो इतना मेरे प्यारे दोस्तों नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। अगला वीडियो आपको अगले पार्ट में मिलेगा। और ये क्लास 12 एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वालों के लिए बायोलॉजी का चैप्टर 6 है। क्लास 12 चैप्टर 6 है हमारा। इसको आप लोग देख लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।